क्लास फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कहते हैं कि वर्णांता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देगा। बताइए, वर्णांता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा, नीला, बैगनी, हरा या फिर पीला। तो वर्णांता वाले व्यक्ति को जो लाल रंग होता है, याद रखिएगा, जो लाल रंग होगा वह कैसा दिखाई देगा, हरा दिखाई देगा। फ्रेंड्स पहला का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, पहला का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर कि विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है हिरन, गाय, बाघ या फिर बंदर। तो विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का जो निकटतम प्राणी होता है, सही जवाब हो जाए आपका बंदर जो है वह विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है, दूसरा का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर कि चप्पल की आकृति का जंतु है, चप्पल की आकृति का जैसा जंतु हो जाएगा, पैरामीशियम, जियार्डिया, ट्रिपोनोसोमा या फिर अमीबा। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए कि चप्पल की आकृति की जैसी जंतु, तीसरा का आंसर क्या होगा, सही होता है वो चप्पल की आकृति का जंतु है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया, लेमार्क ने, मेंडल, डार्विन या फिर इसमें से कोई नहीं। तो जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, सही जवाब हो जाएगा डार्विन ने। चौथा का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चौथा का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था डार्विन ने, चौथा का सी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंग संलग्न रोग होता है, लिंग संलग्न रोग है, कुष्ठ, ल्यूकीमिया, वर्णांता या फिर क्षय रोग। इसमें से कौन एक लिंग संलग्न रोग है। तो पांचवा का सही जवाब हो जाएगा एक लिंग संलग्न रोग जो होता है वह वर्णांता होता है जी। ठीक है, पांचवा का ऑप्शन नंबर सी जो लोग। क्वेश्चन है छठा नंबर कि मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है, मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है 45, 46, 58 या फिर अनिश्चित। तो मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है, सही जवाब बताइए जल्दी से। आसान क्वेश्चन था फ्रेंड्स, 46 हो जाएगा। जैव विकास को सबसे पहले किसने समझाया, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, न्यूटन, लेमार्क, डार्विन, आइंस्टाइन ने। तो जैव विकास को सबसे पहले किसने समझाया था, पांचवा का सही जवाब है जैव विकास को फ्रेंड्स समझाया था लेमार्क ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सातवां का। ठीक है, जो लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था हक्सले, डीब्रीज, लेमार्क या फिर डार्विन ने। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, सही जवाब हो जाएगा डीब्रीज ने। ठीक है, उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है वह प्रतिपादित किया गया था ह्यूगो डीब्रीज द्वारा। 8वां का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कहता है जी कि जीवन की उत्पत्ति हुई, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, पहाड़ों पर, वायु में, जल में या फिर भूमि पर, कहाँ होगी। ठीक है, तो जीवन की जो उत्पत्ति है फ्रेंड्स याद रखिए जल में, 9वां का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, 30, 24, 25 या फिर 26। 10 का आंसर, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा आपका 23 होता है। ठीक है, 10 का ऑप्शन नंबर ए जो लोग बताए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है 10 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि समजात अंग होते हैं, समजात अंग होते हैं रचना में समान, रचना और कार्य दोनों में समान, रचना में असमान, कार्य में समान। तो समजात अंग होते हैं, सही जवाब हो जाए आपका समजात अंग जो होते हैं रचना में असमान होते हैं। ठीक है जी, समजात अंग जो होते हैं वो रचना में असमान होते हैं, 11 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर कि मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है, प्रोटोजोआ, एनेलिडा, पेरिफोरा या फिर इसमें से कोई नहीं। तो मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है, सही जवाब हो जाएगा आपका प्रोटोजोआ की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, मलेरिया परजीवी और अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है, तो प्रोटोजोआ की श्रेणी में रखा जाता है जी, 12 का ए हो जाएगा। ठीक है, 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तक का, इसमें से उत्तक कौन सा है, रक्त, अमाशय, यकृत या फिर मस्तिष्क। उत्तक का उदाहरण इसमें से कौन सा हो जाएगा, 13 का आंसर कौन बताएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें से उत्तक का उदाहरण है, सही जवाब आपका रक्त जो होता है वह उत्तक का उदाहरण है फ्रेंड्स, 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रक्त जो होता है वह उत्तक का उदाहरण है, 13 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, बहुत अच्छा। 14 नंबर क्वेश्चन है किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या उत्तक की मृत्यु को क्या कहते हैं, किसी जीवित देह, ठीक है, किसी जीवित बॉडी के अंदर जो है कोशिका या उत्तक की मृत्यु को क्या कहा जाता है,
न्यूट्रोफिलिया, न्यूप्लेसिया, नेफ्रासिस या फिर इसमें से कोई नहीं। 14 का आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स 14 का सही जवाब हो जाएगा, इसको न्यूप्लेसिया कहा जाता है। 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूप्लेसिया इसको कहा जाता है, ठीक है जी। 15 नंबर क्वेश्चन है कि जीन का वर्तमान नाम वाले वैज्ञानिक है। जीन का वर्तमान नाम वाले वैज्ञानिक हिल्डन, जॉनसन, गॉल्टन या फिर मेंडल। तो जीन का वर्तमान नाम वाले वैज्ञानिक कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? 15 का सही जवाब है, जीन का वर्तमान नाम वाले जो वैज्ञानिक है वे जॉनसन है जी, ठीक है। 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 15 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? लिवेनहॉक ने, डाल्टन, वाटसन व क्रिक ने, सॉल्क ने। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? 16 का सही जवाब है आपका वाटसन एवं क्रिक द्वारा दिया गया था, ठीक है। वाटसन व क्रिक द्वारा दिया गया था डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। 16 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर कि किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती? आनुवंशिक विभिन्नता, वातावरण की विभिन्नता, उपयुक्त दोनों या फिर इसमें से कोई नहीं। 17 का सही जवाब बताइए तो किस कारण से माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती? 17 का आंसर। किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती? सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त दोनों, ठीक है। आनुवंशिक विभिन्नता भी होता है, विभिन्नता, उपयुक्त दोनों हो जाएगा, ठीक है। कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ, कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए या फिर आरएनए। चलिए बताइए तो। क्वेश्चन कहता है कि कोशिका में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ, तो सही जवाब हो जाएगा फिर डीएनए होता है, ठीक है। कोशिका में पाया जाने वाला जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वह डीएनए होता है। 18 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। आनुवांशिक इकाइयां हैं, आनुवांशिक इकाइयां हैं क्रोमोसोम, लाइसोसोम, जीन या फिर राइबोसोम। तो आनुवांशिक इकाइयां क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 19 का आंसर आनुवांशिक इकाइयां होता है। सही जवाब है जीन जो होता है वह आनुवांशिक इकाइयां है, ठीक है जी। 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीन जो होता है वह आनुवांशिक इकाइयां है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? फेफड़ों को ढकने वाला आवरण, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा आपका प्लूरा कहलाता है, ठीक है। 20 का डी हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? मोटापा जो होता है किसकी अधिकता के कारण होता है? शर्करा, सुक्रोज, ग्लूकोज या फिर वसा उत्तक। तो मोटापा जो होता है किसकी अधिकता का कारण होता है? 21 का सही जवाब हो जाएगा मोटापा जो होता है वह वसा उत्तक की अधिकता का कारण होता है। 21 का डी हो जाएगा, ठीक है। समझे? समझे कि नहीं समझे? मोटापा किसकी अधिकता के कारण होती है? सही जवाब हो जाएगा वसा उत्तक। 21 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर कि माता पिता के गुण उनकी संतानों में किस द्वारा स्थानांतरित होते हैं? माता पिता के गुण जो होते हैं उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? रक्त द्वारा, गुणसूत्र द्वारा, हार्मोन द्वारा या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माता पिता का जो गुण होता है उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? 22 का सही जवाब होता है अच्छा किया गुणसूत्र के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है, क्या होगा सही जवाब? क्या होगा सही जवाब इसका? काल ये सही जवाब हो जाएगा संयोजी उत्तक में मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है संयोजी उत्तक में। 24 नंबर क्वेश्चन है कि संवेदना एक चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक, एपिथेलियमी उत्तक या फिर तंत्रिका उत्तक। तो संवेदना का जो चालन होता है शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? 24 का सही जवाब हो जाएगा तंत्रिका उत्तक द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? वसामय उत्तक, रोम, संवेद ग्रंथियां या फिर संयोजी उत्तक। तो कौन जो है एक शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी होता है? गर्म रखने के लिए उत्तरदायी सही जवाब हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर ए वसामय उत्तक जो होता है शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी होता है। 25 का ए हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? और जो हृदय का पहला प्रतिस्थापन जो है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? लिस्टर, हॉर्वे, पॉस्टर या फिर जेनर। सही जवाब क्या हो जाएगा?
क्वेश्चन कहता है जी कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए लिस्टर हो जाएगा, ठीक है, जोसेफ लिस्टर। 28 नंबर क्वेश्चन है कि हिस्टोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मैमन, स्लाइडेन, रॉबर्ट हुक या फिर मेयर ने? तो हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? 28 का सही जवाब है मेयर के द्वारा किया गया था, ठीक है। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था मेयर के द्वारा, 28 का डी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? तंत्रिकीय ऊतक, एपिथेलियमी ऊतक, पेशीय ऊतक या फिर संयोजी ऊतक? तो कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? सही जवाब हो जाएगा आपका एपिथेलियमी ऊतक जो होता है जी वो घाव भरने में सहायक होता है, 29 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? ऊंट का जो कुबड़ होता है वह किस ऊतक का बना होता है? वसमय ऊतक का, कंकाली ऊतक का, उपास्थि ऊतक का, पेशी ऊतक का? तो ऊंट का जो कुबड़ होता है किस ऊतक का बना होता है? सही जवाब हो जाएगा वसमय ऊतक का बना होता है।